Hi everyone, I'm Dr. Divya and today we are going to start with chapter 17 breathing and exchange of gases. तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यू शुड हैव थ्री थिंग्स विद यू. सबसे पहले तो आपके पास आपकी एनसीईआरटी होनी चाहिए. एनसीईआरटी. दूसरी बात, आपके पास आपका रजिस्टर होना चाहिए या आपके पास A4 साइज शीट जिस पे आप लिख सको. और थर्ड चीज़ जो है वो आपके पास आपके पेन्स होने चाहिए, आपकी पूरा स्टेशनरी होनी चाहिए, आपके मार्कर्स, एवरीथिंग शुड बी विद यू. एंड आपके पास आप पानी भी रखो विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े. ठीक है. तो सबसे पहले आप हम लोग इसको एनसीईआरटी को खोलते हैं. एनसीईआरटी को खोलने के बाद चैप्टर वही खोलना है, 17 चैप्टर खोलना है. 17 चैप्टर में कितने पेजेस हैं? फर्स्ट वी हैव टू काउंट दोज पेजेस. ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 विच मीन्स यहाँ पे 9 पेजेस हैं. 9 पेजेस हैं. ये चीज़ हमें क्यों बता रही हूँ? क्योंकि आपको जैसे जैसे हम आगे प्रोग्रेस करेंगे हमें उन चीज़ों को, उन पेजेस को ऐसे स्ट्रक ऑफ करते जाना है. जैसे टैली मार्क्स खेलते हैं हम लोग, हमेशा बचपन में खेलते थे टैली मार्क्स कि 1 2 3 4 एंड देन 5th पे ऐसे लाइन बनती थी. तो इट यूज़ टू गिव अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप पेज वाइज करोगे कि आपने ओके जिस पेज में आपने जो पढ़ना था आपने पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट आपने पढ़ लिया, तो आपको जब आप उसको कट करोगे ना तो आपके माइंड में आएगा हाँ मुझे आता है, मैं कर चुका हूँ. तो दिस इज़ नॉट अ वेरी प्रोमिनेंट प्रैक्टिस. बट आप अगर आपको अच्छा लगे, आप करना स्टार्ट करोगे तो आपको खुद लगेगा कि काफ़ी बेनिफिट होता है इसका. तो अभी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. तो स्टार्ट करते हैं 17 चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये सेकेंड चैप्टर है और इसमें टोटल नंबर ऑफ पेजेस 9 है जिन्हें हम एक एक करके स्ट्रक ऑफ करेंगे. फाइन. सो ओपन योर एनसीईआरटी. ओपन फर्स्ट पेज ऑफ चैप्टर 17 विच इज़ ऑन पेज नंबर 268. 268 पेज नंबर खोलना है. इसमें एज यू कैन सी देयर आर 2 पैराग्राफ्स. तो इन 2 पैराग्राफ में जो भी वर्थ रिमेम्बरिंग है वो मैंने नोट डाउन कर रखा है. तो इसकी लाइंस देखते हैं. ठीक है. O2 यूटिलाइज्ड. O2 का यूटिलाइजेशन होता है वी ऑलरेडी नो. CO2 हार्मफुल बता रखी है, दैट इज व्हाई इट इज एक्सक्रीटेड आउट. फाइन. एक्सहेल्ड आउट बेसिकली. ठीक है. तो CO2 को हार्मफुल बता रखा है विच इज रिलीज ड्यूरिंग कैटाबॉलिज्म. एंड O2 का यूटिलाइजेशन बता रखा है क्यों? टू इनडायरेक्टली ब्रेक न्यूट्रिएंट लाइक ग्लूकोज. ग्लूकोज की जगह मैंने G लिख रखा है बट इट इज़ ग्लूकोज. तो यहाँ पे ये जो लाइन है, ये स्टेटमेंट्स हैं, ये असर्शन रीजनिंग में भी आ सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर इधर लिखा हो कि O2 यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिजम्स टू डायरेक्टली ब्रेक न्यूट्रिएंट लाइक ग्लूकोज, तो यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स का ध्यान नहीं जाता इनडायरेक्टली पे. उनको लगेगा ब्रेक डाउन तो हो रहा है, कैसे भी हो रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है, उनको याद ही नहीं रहता. उनके हिसाब से वो एग्ज़ाम हॉल में ये क्वेश्चन सही करके आते हैं बट उसका आंसर जो होता है वो गलत करके आते हैं बट उनको लगता है वो सही है. सेम चीज़ इधर है. CO2 में इन्होंने बता रखा है कि विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग कैटाबॉलिज्म. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एनाबॉलिज्म दे रखा हो तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है. तो इसलिए बोल रही हूँ कि एनसीईआरटी की ईच एंड एवरी लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हर लाइन से क्वेश्चन उठ के बनता है और आप ये नहीं बोल सकते कि अरे ये लाइन तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये लाइन तो ऐसे ही है. नो, यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी लाइन. दैट्स वाई आई हैव प्रिपेयर दीज नोट्स. ओके. नाउ कमिंग टू, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली इम्पॉर्टेंट है. ओके. नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड लाइन. ब्रीदिंग. ब्रीदिंग की डेफिनेशन बता रखी इन्होंने. ब्रीदिंग में, ब्रीदिंग का मतलब ही होता है कि एक्सचेंज होना. ब्रीदिंग का मतलब होता है एक्सचेंज होना. कहाँ? O2 का CO2 से एक्सचेंज हो रहा है. फाइन. O2 कहाँ से आ रही है? एटमॉस्फेयर से. एंड CO2 कहाँ से आ रही है? सेल से. सेल प्रोड्यूस कर रहे हैं. O2 एटमॉस्फेयर से आ रही है. तो इसी को, इसी प्रोसेस को, इसी एक्सचेंज को ब्रीदिंग कहा गया है. और इस जो फर्स्ट पैराग्राफ में इन लोगों ने ये बोला है कि कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग को रेस्पिरेशन के सिनोनिमस बोला है, जो आगे इन्होंने अलग बता रखा है.
ठीक है, एनसीईआरटी में यहाँ पे तो उन लोगों ने लिखा है कि कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग के लिए, बट आगे चल के वो अलग हो जाएगा थोड़ा, तो वो चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अब सेकंड पैराग्राफ पे आते हैं। सेकंड पैराग्राफ में बात करें, यहाँ पे एनिमल्स के डिफरेंट मैकेनिज्म ब्रीदिंग के लिख रखे हैं कि कौन सा एनिमल किस तरह से ब्रीथ करता है। इसको बिल्कुल ये पैराग्राफ की फॉर्म में दे रखा है, बट मैंने इसको टैबुलर फॉर्म में लिख रखा है ताकि ये ईजिली आप रिमेंबर कर पाओ, याद कर पाओ। तो मैकेनिज्म, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि मैकेनिज्म डिपेंड्स ऑन, मैकेनिज्म डिपेंड किस पे करेगा ब्रीदिंग का, हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हैबिटेट की ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है, ऑर्गेनिज्म एयर में रहता है, ऑर्गेनिज्म वाटर में रहता है, ऑर्गेनिज्म रहता कहाँ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि बहुत ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसका मैकेनिज्म अलग हो जाता है, और बहुत ही हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म में वर्टिब्रेट्स है, इनवर्टिब्रेट्स में, सब में मैकेनिज्म अलग होता है। तो ये भी एक फैक्टर है जो इफ़ेक्ट करता है मैकेनिज्म कौन सा फॉलो होगा। तो ये दो ही फैक्टर्स हैं मैकेनिज्म पे, जो किस पे डिपेंड करता है, ये सिर्फ दो फैक्टर्स हैं। यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके ना, अब ये टेबल है पूरी, ये आपको याद रखनी है, बहुत ईजी है। लोअर इनवर्टिब्रेट्स, अब ये देखो लोअर इनवर्टिब्रेट्स है, लोअर है मतलब सिंपल डिफ्यूजन होगा, इनके पास कोई ऑर्गन ही नहीं होगा तो सिंपल डिफ्यूजन से ही करेंगे ओवर एंटायर बॉडी सर्फेस, पूरे बॉडी सरफेस से करते हैं ये। इसमें क्या क्या आते हैं लोअर इनवर्टिब्रेट्स में, स्पॉन्ज आते हैं, सिलेंट्रेट्स आते हैं, फ्लैटवर्म्स आते हैं। ठीक है, तीन ही चीज़ें इन्होंने बता रखी है। इसके बाद अर्थवर्म का बता रखा है। अर्थवर्म की तो मॉइस्ट स्किन होती है, याद रखना, मॉइस्ट क्यूटिकल से करते हैं वो अपना रेस्पिरेशन। ठीक है, इंसेक्ट का इन्होंने ट्रेकियल ट्यूब्स बता रखे हैं। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हैं, मोलास्क्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, फिश, वर्टिब्रेट्स में सिर्फ फिश के बारे में बता रखा है। ओके, ये जो है ये गिल्स, एक्वेटिक है तो गिल्स से ही करेंगे रिस्पायर। ओके, अब टेरेस्ट्रियल में आते हैं। टेरेस्ट्रियल में रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स में ये लंग्स के थ्रू करते हैं। एम्फीबियंस की बात बता रखी है, स्पेशली फ्रॉग की बता रखी है, तो मॉइस्ट स्किन 2 लिख रखा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मॉइस्ट स्किन से करेंगे, इसका मतलब ये है कि मॉइस्ट स्किन से भी करते हैं। उनके मोड्स ऑफ जो मैकेनिज्म है रेस्पिरेशन का वो अलग है, लेकिन मॉइस्ट स्किन से भी करते हैं। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उन्होंने यहाँ पे दे रखी है। मैमल्स के लिए बस ये देख रखा है कि इट इज़ वेल डेवलप्ड, तो ये ऑब्वियस ही बात है, लेकिन मैंने लिख रखा है टैबुलर फॉर्म में। इसको याद रखना है तो याद रखो, वरना कोई खास ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सेकंड पेज पे आ जाओ। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। सेकंड पेज पे आ जाओ। सेकंड पेज का पूरा एक इस तरह से दे रखा है, पूरा पैराग्राफ में, जो ईजिली आप फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, फ्लो चार्ट में अब इसको देखो, फ्लो चार्ट में कैसे कन्वर्ट कर रखा है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स हैं ओपनिंग अबव अपर लिप्स, अपर लिप्स पे के ऊपर जो आपके 2 होल्स दिखते हैं आपको, वहाँ से सांस अंदर लेते हो आप। ठीक है, जो उन 2 होल्स का नाम इन्होंने एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स रख रखा है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद नेजल पैसेज आता है, उसके बाद नेजल चेम्बर आता है। अब ये कई बार हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए कि सीक्वेंस में आ जाए कि नॉस्ट्रल्स है, फिर पैसेज है, फिर चेम्बर है, और इसको उल्टा फुल्टा करके दे दें। तो अगर ये याद नहीं रहेगा पैसेज और चेम्बर, बाकी सब तो फिर भी याद रह जाता है, बट पैसेज और चेम्बर आपको लगता है कि नेजल पैसेज पहले आएगा या चेम्बर पहले आएगा, तो ये चीज़ ईजिली आपको याद रखने के लिए आप याद रखो पीसी आप कैसे भी याद रखो, प्रियंका चोपड़ा से याद रख लो। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा, तो प्रियंका चोपड़ा से आपको याद रहेगा पैसेज पहले है, चेम्बर बाद में है। ठीक है, अब ये जो ओपन होता है ये फेरिंग्स में ओपन होता है। फेरिंग्स में सबसे जो इसका पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक फीचर जिसको बोल सकते हैं वो है कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। एयर एंड फूड का कॉमन पैसेज है। ठीक है, अब यहाँ पे एपिग्लॉटिस पे आते हैं। उसके बाद आता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस किसको कवर करता है, ग्लॉटिस को, तो ग्लॉटिस आएगा, और उसके ऊपर ग्लॉटिस बेसिकली ओपनिंग होती है ट्रेकिया की, विंड पाइप की जिसको ट्रेकिया भी बोलते हैं, उसकी ओपनिंग को हम ग्लॉटिस बोलते हैं, और उसकी जो कवरिंग है वो एपिग्लॉटिस है। एपिग्लॉटिस इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है,
जो इसको कवर करता है ड्यूरिंग swallowing, क्योंकि जब आप खाना खाओगे, इफ़ योर एपिग्लॉटिस इज़ नॉट कवरिंग ग्लॉटिस, जब आप खाना खाओगे तो वो ईजिली विंड पाइप में जा सकता है, ईजिली विंड पाइप में जाएगा। तभी आपको कई बार होता है कि जब जाने की कोशिश करता है तो आपको कफ रिफ्लेक्स होता है। वाई? इसी की वजह से। तो इसलिए खाने को ईसोफेगस में जाना है, ईसोफेगस में तभी जाएगा जब विंड पाइप का रास्ता बंद होगा। ठीक है, तो विंड पाइप का रास्ता बंद कौन करके रखता है इस वक्त? एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि थिन है और इलास्टिक है, इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप। ओके, तो ये चीज़ें याद रखनी है कि कार्टिलेज से बना है और थिन और इलास्टिक है। हो सकता है क्वेश्चन में कभी आ जाए कि थिक है, ये थिक लिख कर आ जाए तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि एपिग्लॉटिस इज थिन इलास्टिक कार्टिलेज फ्लैप। ठीक है, अब ये जैसा मैंने बताया था, प्रिवेंट्स फूड एंट्री इनटू लैरिंग्स। लैरिंग्स पे फूड एंट्री नहीं होती, इसका मतलब क्या होता है कि इसके बाद आता है लैरिंग्स, लैरिंग्स में घुसने नहीं देता है। लैरिंग्स के बारे में क्या लिखा है? लैरिंग्स इज अ साउंड बॉक्स, ये साउंड प्रोडक्शन करता है और ये कार्टिलेज से बना है, ये भी कार्टिलेज से बना है। ठीक है, इसके बाद आता है ट्रेकिया, ट्रेकिया, उसके बाद आता है प्राइमरी ब्रोंकाई, उसके बाद प्राइमरी के बाद आएगा तो फिर सेकेंडरी भी आएगा, फिर टर्शरी भी है। ब्रोंकाई 3 तरह की हैं यहाँ पे। ओके, इनिशियल ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल आ जाती है, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल आ जाती है, फिर इनिशियल है और फिर ये टर्मिनल है। उसके बाद आते हैं एल्वियोलाई और उसकी डक्ट्स। तो ये है पूरा, ये पूरा आपका फ्लो चार्ट है। ट्रेकिया के बारे में आप देखते हैं, ट्रेकिया पे आए थे हम। स्ट्रेट ट्यूब है, ऑब्वियसली स्ट्रेट ही है ट्यूब, ये तो हमें पता ही है, बट ये कहाँ तक है? मिड थोरैसिक कैविटी, मिड थोरैसिक कैविटी, दिस इज इम्पॉर्टेंट, मिड थोरैसिक कैविटी है। ठीक है, इसके बाद ये कहाँ पे डिवाइड होती है? ट्रेकिया को दो में डिवाइड होना होता है। ठीक है, ये आपको याद होगा। ब्रोंकाई में डिवाइड होती हैं, राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट में डिवाइड होती हैं। तो वो कौन से लेवल पे होती है? वर्टिब्रा के कौन से लेवल पे होती है? T5। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बारे में क्या लिख रखा है? दैट इट इज़ वेरी थिन। एल्वियोलाई के बारे में भी क्या लिख रखा है? वेरी थिन, क्योंकि टर्मिनल ब्रोंक्यूल से ही आगे जाके एल्वियोलाई बन रहा है, तो दोनों ही वेरी थिन है। ठीक है, अब इसमें इसको एल्वियोलाई के बारे में क्या बता रखा है कि ये वेरी थिन है, इरेगुलर वॉल्ड है। हो सकता है कभी क्वेश्चन में आ जाए कि रेगुलर वॉल, इसकी वॉल रेगुलर नहीं है, इसकी वॉल इरेगुलर है, वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये चीज़ है कि कौन सा कंडक्टिंग पार्ट है और कौन सा रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट है। पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, पूरे रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है, हमने उसको दो में डिवाइड कर रखा है, कंडक्टिंग में, कंडक्टिंग पार्ट और एक्सचेंज पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट कहाँ से शुरू होता है? कंडक्टिंग पार्ट का जो नाम है, कंडक्शन करता है, जाहिर सी बात है वो कंडक्शन ही करता है। तो ये कहाँ से कहाँ तक है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेके ये है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, ये पूरा का पूरा कंडक्टिंग पार्ट है। ठीक है, और कंडक्टिंग पार्ट के क्या फंक्शंस हैं? ट्रांसपोर्ट्स एटमॉस्फेरिक एयर टू एल्वियोलाई, यही था कि यही एयर को अंदर ले जाना, बाहर ले जाना, यहीं पे होगा सब कुछ। कंडक्शन है तो ट्रांसपोर्ट ही करेगा। क्लियर्स? अब ट्रांसपोर्ट के दौरान ये क्या क्या काम करता है? फॉरेन पार्टिकल्स को रिमूव करता है, जो एयर है उसमें अगर मॉइस्चर कम है तो उसमें ह्यूमिडिटी लाता है, और बॉडी टेम्परेचर पे लाता है। फॉर एग्जांपल अगर जो हवा है वो बहुत ठंडी है, बहुत गर्म है, तो उसको बॉडी टेम्परेचर पे ला के बॉडी के अकॉर्डिंग कर देता है, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। ठीक है, अब ये है, अब इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग सपोर्ट। अब यहाँ पे ये भी आपको पता है कि कार्टिलेजिनस रिंग का सपोर्ट भी होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, लेकिन इनकम्प्लीट रिंग्स का होता है, कंप्लीट रिंग्स नहीं होती। और ये कहाँ से कहाँ तक होती है ये आपको पता होना चाहिए। ये होता है ट्रेकिया से लेके इनिशियल ब्रोंक्यूल तक, ट्रेकिया से लेके इनिशियल ब्रोंक्यूल तक यही होता है, ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स का सपोर्ट होता है। ये आपको कहाँ से कहाँ तक होता है ये आपको याद रखना चाहिए। लंग्स को कहाँ से कहाँ तक बोलते हैं? प्राइमरी ब्रोंकाई से लेके एल्वियोलाई तक, इनको लंग्स बोलाता है। ये जो पूरा पार्ट है ये लंग्स का पार्ट होता है, इसी को लंग्स बोलते हैं। ठीक है,
जैसे हमने कंडक्टिंग पार्ट के हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी पढ़े थे, उसी तरह से हमें रेस्पिरेटरी पार्ट के भी हमें फीचर पढ़ने हैं। तो रेस्पिरेटरी पार्ट्स के फीचर पढ़ते हैं। साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 between blood and atmospheric air. ओके, एटमॉस्फेरिक एयर। तो यहाँ पे एक्चुअल डिफ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअल एक्सचेंज हो रहा है, इसीलिए इसको एक्सचेंज पार्ट बोला है। एल्वियोला एक्सचेंज पार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्लूरा पे। लंग्स के ऊपर भी कवरिंग होती है, क्योंकि लंग्स जो है वो विसरल ऑर्गन है, इसको प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत होती है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है प्रोटेक्शन के लिए, विच आई विल टेल, बट इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, उस कवरिंग को हम प्लूरा बोलते हैं। उस कवरिंग का नाम ही प्लूरा है। ये डबल लेयर्ड है, 2 लेयर्स होती हैं, एक आउटर होती है और एक इनर होती है। जो आउटर वाली होती है वो थोरैसिक कैविटी से चिपकी होती है बाहर की तरफ, जो इनर वाली होती है वो लंग्स से अटैच रहती है। ठीक है, प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है इन दोनों की लेयर्स में। और क्यों प्रेजेंट होता है, इससे होता क्या है, इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन रिड्यूस करता है लंग सरफेस पे, क्योंकि लंग्स एक्सपैंड करते हैं, लंग्स बार बार कोलैप्स भी करते हैं, नॉट कोलैप्स, बिल्कुल पूरा कोलैप्स नहीं, लेकिन लंग्स का जो शेप है वो चेंज होता रहता है। तो फ्रिक्शन ना हो, स्मूथली ये प्रोसेस हो जाए, उसकी वजह से ये प्लूरल फ्लूइड काम आता है, इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन। तो अब उसके बाद थोरैसिक चेम्बर की बात करते हैं। थोरैसिक चेम्बर में ये एयर टाइट चेम्बर है, डॉर्सली ये वर्टिब्रल कॉलम रहता है। अब चेम्बर है, चेम्बर मतलब क्या होता है, चेम्बर एक कमरे की तरह मान लो उसे। तो एक साइड से डॉर्सल साइड, पीछे वाला साइड वर्टिब्रल कॉलम से बनता है, वेंट्रल साइड इसका स्टर्नम से बनता है, लेटरल लेफ्ट और राइट आप समझ लो, लेटरल ये रिब्स से बनता है, और जो लोअर साइड है वो डायफ्राम से बनता है। ठीक है, तो ये इसी तरह से ये एक चेम्बर बनाता है, ये सारे स्ट्रक्चर्स मिलके एक चेम्बर बनाते हैं जिसको थोरैसिक चेम्बर बोलते हैं। डायफ्राम की शेप क्या बता रखी है, डोम शेप। अब चेंज इन थोरैसिक कैविटी वॉल्यूम रिफ्लेक्ट्स इन लंग पल्मोनरी कैविटी। लंग कैविटी को ही पल्मोनरी कैविटी बोलते हैं। तो इसमें ऐसा लिखा है कि थोरैसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है अगर उसमें चेंजेस आते हैं तो लंग कैविटी में भी, पल्मोनरी कैविटी में भी वॉल्यूम के चेंजेस आएंगे। और ये ऐसा होता क्यों? क्योंकि लंग्स का डायरेक्टली वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता। अगर आपको लंग्स का वॉल्यूम चेंज कराना है तो आपको थोरैक्स का भी, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम चेंज करवाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल थोरैसिक कैविटी तो ऊपर है, उसके अंदर लंग्स हैं, अगर थोरैसिक कैविटी एक्सपैंड नहीं होगी तो लंग्स एक्सपैंड कैसे करेंगे, अंदर वाली चीज़ अपना साइज़ कैसे बढ़ा सकती है जब तक बाहर वाली चीज़ साइज़ नहीं बढ़ाएगी। सो दैट इज़ द रीज़न, ये जो अरेंजमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ब्रीदिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं रेस्पिरेशन के स्टेप्स में। रेस्पिरेशन के स्टेप्स में ये एज इट इज़ एनसीईआरटी में लिखा है, मैंने ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं क्योंकि ये वैसे ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो रेस्पिरेशन के स्टेप्स के अंडर ब्रीदिंग लिखा हुआ है। जो स्टार्टिंग में इन्होंने सिनोनिमस बता दिए थे दोनों टर्म्स, यहाँ पे उसके अंडर एक लिख रखा है ब्रीदिंग पल्मोनरी वेंटिलेशन। ब्रीदिंग को ही पल्मोनरी वेंटिलेशन कर रखा है। क्या बोल रखा है इसमें, बोला है कि एटमॉस्फेरिक एयर अंदर जाती है और CO2 रिच एल्वियोलर एयर, ऑलवेज रिमेंबर एल्वियोलर एयर इज CO2 रिच, वो उसको रिलीज आउट होती है। और यही जो एक्सचेंज है, O2 का अंदर आना, CO2 का बाहर जाना, यही है ब्रीदिंग, यही है वेंटिलेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन यही है। ओके, अब ऐसा, चलो ये तो हमें समझ आ गया कि एक्सचेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अब ये अंदर एयर चली गई तो अब एल्वियोलर एयर में भी तो डिफ्यूजन होगा, मेम्ब्रेन में, सॉरी एयर में नहीं, एल्वियोलर मेम्ब्रेन में भी तो डिफ्यूजन होगा। O2 और CO2 डिफ्यूज़ करेंगी, O2 तो जाएगी अंदर, CO2 को बाहर जाने की जो प्रोसेस है वो शुरू होगी। अब O2 अगर अंदर चली गई तो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा ना, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा उसका सब कुछ। ठीक है, उसके बाद डिफ्यूजन फिर ब्लड और टिश्यू में, क्योंकि एक्सचेंज होता है। टिश्यू में क्या होता है, टिश्यू में CO2 होता है तो CO2 उधर से उधर जाएगी, और ब्लड में क्या होता है, ब्लड में O2 होगा तो O2 ये टिश्यू में चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद O2 का यूटिलाइजेशन होगा। O2 अगर पहुंच गई है टिश्यू के पास तो टिश्यू यूटिलाइज करेगी उसे,
और एज अ रिजल्ट जब यूटिलाइज होती है, यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फर्स्ट लाइन बिल्कुल पढ़ी थी कि इट इनडायरेक्टली ब्रेक्स डाउन ग्लूकोज, इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन करेगी ग्लूकोज का। ब्रेक डाउन का मतलब ही एक कैटाबॉलिक रिएक्शन होगा और इसके एज अ रिजल्ट क्या निकलेगी, CO2। यही मैंने बताया था, यही फर्स्ट 2 लाइंस में यही एक्सप्लेन था। और इसमें इसी चीज़ को, ये जो रेस्पिरेशन हो रहा है इसको सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं क्योंकि ये सेल के लेवल पे हो रहा है। ठीक है, अब आएंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग से आप सबसे पहले याद रखो कि ये 12 to 16, जो 12 to 16 है ये रेस्पिरेटरी रेट है, 12 से 16 टाइम्स पर मिनट ये। ठीक है, ये रेस्पिरेटरी रेट है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग 2 स्टेजेस में होता है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में। इंस्पिरेशन की प्रोसेस कैसे होगी, एटमॉस्फेरिक एयर अंदर जानी होती है इंस्पिरेशन में, ये आपको पता है। सांस लेने को इंस्पिरेशन बोलते हैं, सांस छोड़ने को एल्वियोलर लेयर रिलीज आउट, उसको एक्सपिरेशन बोलते हैं। इनहेल करना इंस्पिरेशन है, एक्सहेल करना एक्सपिरेशन है, यू ऑलरेडी नो दिस। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इंस्पिरेशन की पहले पकड़ते हैं। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इसमें कम होगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होने वाला है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम होगा। तो इससे कैसे ब्रीदिंग होगी, कैसे इंस्पिरेशन होगा। और इसमें एक चीज़ याद रखना है कि इट इज़ नेगेटिव, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज़ नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होने वाला है, ज़्यादा होगा तो अंदर का प्रेशर कितना होगा, वो कम होगा। अंदर का प्रेशर कम कब होगा, जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना वॉल्यूम को, इसका मतलब हमें अगर जब भी हमें इंस्पिरेशन करवानी है मतलब अंदर प्रेशर कम होना चाहिए। अंदर प्रेशर कम कैसे होगा, जब वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, मतलब हमें जगह बढ़ानी पड़ेगी। जगह कैसे बढ़ेगी, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो थोरैसिक चेंबर का वॉल्यूम बढ़ेगा। कौन सी डायरेक्शन में, AP एक्सिस, इंपॉर्टेंट है, कौन सी डायरेक्शन में होगा, AP एक्सिस में होगा, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। ठीक है, विच मीन्स कि ऊपर से नीचे ये बढ़ेगा, स्पेस बढ़ेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। याद रखना इसमें एक्सटर्नल दे रखा है। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो क्या होगा, स्टर्नम और रिब्स जो है वो लिफ्ट अप, ऊपर की तरफ उठ जाएंगे। और जब ऐसा होगा तो थोरैसिक चेंबर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में, आगे और पीछे से ये इस डायरेक्शन में बढ़ जाएगा। तो जब वॉल्यूम बढ़ गया तो पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, दोनों मिला के ये पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। फिर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम हो गया तो एयर आउटसाइड से लंग्स में चली जाएगी, विच इज़ वेरी इजी। एक्सपीरेशन में बिल्कुल ही उल्टा प्रोसेस होता है, एल्वियोलर एयर ही रिलीज आउट होती है। ठीक है, और इसमें इंट्रापल्मोनरी जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। अब अंदर से बाहर कुछ चीज़ जानी है तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है गैस, ये भी आपको पता है। तो अंदर हाई प्रेशर होना चाहिए। अंदर हाई प्रेशर का मतलब है कि जो लंग्स का है वो साइज़ छोटा होना चाहिए। तो अब ये कैसे होगा, ये चीज़ें जो जो कॉन्ट्रैक्ट करके इन लोगों ने यहाँ पे जो है वो वॉल्यूम बढ़ाया था, अब यहाँ पे वॉल्यूम हमें कम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डायफ्राम इंटरकोस्टल रिलैक्स कर जाएंगी, जो पहले कॉन्ट्रैक्टेड थी वो रिलैक्स कर जाएंगी। तो स्टर्नम और डायफ्राम अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। पहले तो स्टर्नम वाज लिफ्टिंग अप, स्टर्नम और रिब्स लिफ्ट अप हो रहे थे, डायफ्राम है वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब डायफ्राम कि वो स्ट्रेटन अप हो गया। रिलैक्स करने का मतलब है रिलैक्स, ऐसे डोम शेप दोबारा चला गया, तो ये रिलैक्स्ड स्टेट है। ठीक है, ये रिलैक्स स्टेट है। इससे थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, फिर पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा और इंटर पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा थोड़ा सा। जब थोड़ा सा भी स्लाइटली लिखा है, इसमें स्लाइटली बुक में लिखा है कि स्लाइटली इंक्रीज होता है, जब ये हो जाएगा तो एज अ रिजल्ट इसके जो अंदर से एयर है वो बाहर निकल के जाएगी, मतलब CO2 एक्सपेल आउट हो जाएगी। वेरी इजी प्रोसेस। स्पायरोमीटर, स्पायरोमीटर जो है वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग, इसको मेजर करता है। जितनी भी एयर है जो ब्रीदिंग में इन्वॉल्व है स्पायरोमीटर ही मेजर करता है, और जो प्रोसेस है उसको स्पायरोमेट्री बोलते हैं बेसिकली। इस प्रोसीजर को स्पायरोमेट्री बोलते हैं।
तो इसका क्लिनिकल असेसमेंट होता है। क्लिनिकल असेसमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कितना कोई भी पर्सन कितनी जो एयर है वो अंदर ले पा रहा है, कितना लंग्स उसको उसकी एयर को एकोमोडेट कर पा रहे हैं, कितनी उसकी कैपेसिटी है लंग की सब कुछ करने की। तो ये इसी से पता चलता है। कितना वॉल्यूम जा रहा है इसी से तो पता चलेगा कम ज़्यादा कितना जा रहा है। तो ये इसका क्लिनिकल असेसमेंट होता है। तो ये क्लिनिकली वेरी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट है ये पल्मोनरी फंक्शन जानने के लिए। ओके, नाउ एयर मूवमेंट्स नीड प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन लंग्स। ये आपको पता चल गया कि अगर एयर का मूवमेंट कराना है तो प्रेशर ग्रेडियंट होना चाहिए लंग्स के बीच में और एटमॉस्फेयर के बीच में, तभी एयर का एक्सचेंज होता है, अदरवाइज नहीं होता। और ये ग्रेडियंट किससे अचीव होता है? डायफ्राम से। और स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल्स कौन सी? इंटरकोस्टल्स के बारे में बात की है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों का नाम यहाँ पे लिया गया है। जो इंटरकोस्टल्स का मतलब क्या होता है? कोस्टल्स का मतलब ये रिब्स के रिलेटेड टू रिब्स होता है। तो इंटरकोस्टल्स मीन कि बिटवीन रिब्स जितने भी आपकी मसल्स हैं उसका नाम दे रखा है ये से। तो ये दोनों डायफ्राम और ये दोनों इंपॉर्टेंट है ग्रेडियंट बनाने के लिए। और जब अगर आपको इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ करनी हो, बहुत बढ़ानी हो, तो आपको एडिशनल मसल रिक्वायर्ड होंगी एब्डोमेन में, उसका यूज़ होता है। जब आप फोर्सफुली इनहेल करते हो या फोर्सफुली एक्सहेल करते हो तो यहाँ पे आपका जो मसल्स है एब्डोमेन में वो रिक्वायर्ड रहती है। ठीक है, अब आते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटीज़ में। ये पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के लिए आपको याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पायरोमेट्री के लिए स्पेशली। तो ये टाइडल वॉल्यूम होता है टीवी, 4 ही दे रखी हैं। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम सिर्फ 4 दे रखे हैं, टीवी है, आईआरवी है, ईआरवी है, आरवी है। टीवी कितना ml है? 500 ml। ठीक है, और ये चलो इसको बाद में करते हैं, पहले वॉल्यूम्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टाइडल वॉल्यूम टीवी क्या होता है? जो नॉर्मली आप इनहेल करते हो और एक्सहेल करते हो, जैसे बैठे बैठे आपने सांस अंदर ली और सांस बाहर छोड़ी, तो ये जितना ही वॉल्यूम एक वॉल्यूम है, अंदर जितना लिया या बाहर जितना छोड़ा, नॉर्मली आप जो बैठे बैठे करते हो तो वो होता है आपका टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, आईआरवी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में एडिशनल वॉल्यूम है ये आपको याद रखना है। ये वर्ड हाईलाइट कर रखा है कि एडिशनल, कि फोर्सिबल इंस्पिरेशन, कि ज़बरदस्ती आप कितनी सांस अंदर खींच सकते हो, वो है ये, वो है। ठीक है, तो आईआरवी है एडिशनल वॉल्यूम। तो यहाँ पे फोर्सिबल एडिशनल वॉल्यूम है तो ऑब्वियसली फोर्सिबल होगा ना, फोर्सिबली तो करेगा इंसान। और यही चीज़ ईआरवी में भी है। यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रही है, लेकिन आप कितना ज़्यादा फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हो, एक्सहेल कर सकते हो कितनी एयर, उसका मेजर है ईआरवी। और आरवी क्या होती है कि आप कितना भी फोर्सफुल एक्सपिरेशन करो, आपका जो वॉल्यूम है लंग्स एयर का जो लंग्स में रहता है उसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यूज़ है वो याद रखनी इंपॉर्टेंट है। तो ईआरवी और आरवी का तो बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा। देखो 1 है, यहाँ पे 1 है, ये 1.1 है, 1.1 से 1.2, तो ये तो याद हो जाएगा। और उसके बाद 2.5 से 3, और ये 500 ml है। और ये पर मिनट का भी आपको याद रखना है, इन केस इन चीज़ों का भी पर मिनट अगर आ जाए, क्योंकि ये पर मिनट नहीं है, ये एक बार की वैल्यू है। एक सांस में कितना इंसान करता है, ह्यूमन बीइंग कितना करता है, तो वो इसका एक बार का दे रखा है, ये पर मिनट की नहीं है। तो पर मिनट में आपको मल्टीप्लाई करके आप निकाल लेना। ठीक है, तो ये तो आपको वैल्यूज़ ही याद करनी है। अब कैपेसिटीज़ पे आते हैं। जैसे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है, कैपेसिटीज़ भी वही है। कैपेसिटीज़ भी क्लिनिकल डायग्नोसिस के काम आता है, और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम ऐड करके ही आपको मिलती है। इसमें तो हमने किसी का भी एडिशन नहीं किया था, बट यहाँ पे हम एडिशन करेंगे, जैसा कि ये पूरी टेबल अपने आप में लिखा भी हुआ है हमने। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? टोटल वॉल्यूम विच कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मली आपने एक्सहेल किया, उसके बाद आप कितनी लंग्स में हवा भर सकते हो, ये आपकी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है। ठीक है, ये टीवी जो नॉर्मली था, उसके बाद आईआरवी इसका एडिशन है। और ये एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, ये टोटल वॉल्यूम जो आप एक्सपायर कर सकते हो आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, ये आपकी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी।
FRC, फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी है कि कितनी लंग्स में एयर बचती है जब आप नॉर्मली एक्सपायर करते हो। जो रेसिड्यूअल वॉल्यूम था, याद करो, रेसिड्यूअल वॉल्यूम था जब फोर्सिबली आप एक्सेल करते हो तब जाके जो बचता है लंग्स में, वो रेसिड्यूअल वॉल्यूम है। और रेसिड्यूअल वॉल्यूम का मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी कि रेसिड्यूअल वॉल्यूम इंपॉर्टेंट क्यों है। हमेशा कुछ ना कुछ, जितना भी आप फोर्सिबली एयर निकालो, कुछ ना कुछ अमाउंट तो आपके लंग्स में बचेगा ही एयर का। क्यों? क्योंकि वरना लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे, जो हमें नहीं चाहते, क्योंकि उसको दोबारा फुलाना भी तो, फिर फूलेंगे नहीं। तो लंग्स का कोलैप्स नहीं होना चाहिए, इस वजह से रेसिड्यूअल वॉल्यूम हमेशा रहता है एयर का। ठीक है, अब आते हैं फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी की बात कर रही थी मैं। तो इसमें कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर रहती है लंग्स में नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद, ये फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी है। और इसका एडिशन RV प्लस ERV से है। वाइटल कैपेसिटी जो मैक्सिमम वॉल्यूम पर्सन ब्रीथ कर सकता है आफ्टर फोर्स्ड एक्सपीरेशन। बिल्कुल फोर्सिबली आपने एक्सहेल किया, उसके बाद मैक्सिमम कितना आप अंदर ले सकते हो हवा को, वो वाइटल कैपेसिटी है। और सिमिलर वे में मैक्सिमम आप कितना हवा निकाल सकते हो आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन, यही चीज़ है वाइटल कैपेसिटी। और इसका एडिशन में ये जो वॉल्यूम्स हैं ये आप दे रखें। टोटल लंग कैपेसिटीज़ में टोटल लंग कैपेसिटी का VC प्लस RV याद रखना, और ये भी याद रख सकते हो टोटल लंग कैपेसिटी कितना है, फोर्स इंस्पिरेशन के बाद आपके लंग्स में कितनी हवा रहती है। पूरा एक जैसे प्राणायाम करते हैं कई बार, तो आप अपनी अंदर बहुत ज़्यादा सांस लो, इंस्पायर करो, और उसके बाद आपके जो अंदर जो लंग्स में जितनी भी एयर है वो टोटल लंग कैपेसिटी है, वो आपके लंग की कैपेसिटी है पूरी। ठीक है, गैशियस एक्सचेंज पे आते हैं। गैस का एक्सचेंज कहाँ होता है? प्राइमरी साइड क्या है? एल्वियोलाई। प्रोसेस कैसे होता है? सिंपल डिफ्यूजन से ही होता है। और इसका बेसिस क्या है? डिफ्यूजन रेट को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं? गैशियस एक्सचेंज बेसिकली किन किन फैक्टर से अफेक्टेड रहता है? प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, प्रेशर का ग्रेडियंट हो, कॉन्सेंट्रेशन का ग्रेडियंट है, ये मेन है, इनसे तो इफेक्ट रहता ही है। बेसिकली 3 चीज़ों से सिर्फ अफेक्टेड रहता है, सॉलिबिलिटी और मेम्ब्रेन की थिकनेस। मेम्ब्रेन की थिकनेस ज़्यादा होगी तो रेट कम हो जाएगा, और सॉलिबिलिटी अगर ज़्यादा होगी तो भी जो इसका रेट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है? जब गैसेस का जो मिक्सचर होता है, जब तब एक एक जो इंडिविजुअल गैस है वो कितना प्रेशर लगाती है, उसी को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। और ये लिखते कैसे हैं? स्मॉल p और बाकी आगे गैस, PO2 और CO2 जैसे लिखा है, इस तरह से लिखा जाता है। तो सॉलिबिलिटी CO2 की याद रखना 20 to 25 टाइम्स है ज़्यादा O2 से। O2 की सॉलिबिलिटी एज कम्पेयर टू CO2 इज क्वाइट लेस। ठीक है, CO2 का अमाउंट डिफ्यूजिंग थ्रू डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, जो अमाउंट है CO2 का जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन से डिफ्यूज हो रहा है, बेसिकली अंदर जा रहा है, पर यूनिट डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर, पर यूनिट डिफरेंस है पार्शियल प्रेशर का, इज मच ग्रेटर दैन O2, बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि सॉलिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, और डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की एक चीज़ इसमें क्वालिटी बता रखी है यहाँ पे कि ये इसकी थिकनेस कितनी है? लेस देन 1 mm, लेस देन 1 mm, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 लेयर्स होती है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में। थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, एल्वियोलाई इसमें इन्वॉल्व है तो एल्वियोलाई भी आएगी। उसकी स्क्वामस एपिथेलियम, थिन तो रहेगी ही, स्क्वामस एपिथेलियम याद रखना। फिर एल्वियोलर कैपिलरीज भी होंगी, क्योंकि एक्सचेंज तो इन्हीं दोनों के बीच में होना है ना। तो कैपिलरीज जो कैपिलरीज होती हैं उसकी जो एपिथेलियम होते हैं उसको एपिथेलियम को एंडोथेलियम बोलते हैं। तो ये याद रखना कि एंडोथेलियम है, स्क्वामस एपिथेलियम है यहाँ पे, एंडोथेलियम है, और इन्हीं दोनों के बीच में क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और इन पूरे की थिकनेस कितनी होती है? लेस देन 1 mm। सो बहुत थिन है, ये आपको चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, गैस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? गैस का ट्रांसपोर्ट होने से पहले हम पेज नंबर देख लेते हैं, कितने पेजेस हमने कवर कर लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 पेजेस हमने कर लिए हैं, 3 पेजेस बचे हैं, तो 3 पेजेस भी फटाफट करते हैं। ओके, मीडियम क्या गैस ट्रांसपोर्ट का मीडियम क्या है? ब्लड है, मीडियम तो ब्लड ही होगा। ठीक है, O2
O2 की बात करते हैं, O2 97% आरबीसी के थ्रू होता है ट्रांसपोर्ट, 3% सिर्फ 3% डिजॉल्व स्टेट में होता है प्लाज्मा में। और CO2 में सेम चीज़ है, CO2 में भी डिजॉल्व स्टेट में प्लाज्मा में, जो डिजॉल्व स्टेट जो प्लाज्मा में घूमती है गैस, O2 3% घूमती है लेकिन CO2 7% घूमती है, तो ये याद रखना। यहाँ पे 97% है आरबीसी के थ्रू, CO2 में 20 से 25% है, 20 to 25%, और यहाँ पे 70% एज बाइकार्बोनेट आयन घूमता है, ठीक है, बाइकार्बोनेट H2CO3, ठीक है। तो यहाँ पे बाइकार्बोनेट की तरह घूमता है, तो यहाँ पे सॉरी बाइकार्बोनेट आयन नहीं लिखा है, बाइकार्बोनेट लिखा है, और इस वजह से O2 हटा देते हैं, ठीक है। O2, अब O2 का ट्रांसपोर्ट देखते हैं। O2 कैसे होगा, एक Hb मॉलिक्यूल, सॉरी एक Hb जो मॉलिक्यूल है वो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कैरी करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है डेटा, 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के कैरी करता है, और ये HbO2 बनाता है विच इज़ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, ये इस पर ध्यान मत देना, ये बस बेसिकली ये बताने के लिए मैंने लिखा है कि एक मॉलिक्यूल है Hb का, वो आपको 4 मॉलिक्यूल्स O2 के कैरी करता है, एंड ये जो है रिवर्सिबल रिएक्शन है। रेड कलर का है आयरन कंटेनिंग पिगमेंट इन आरबीसी, ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पे आते हैं हम बाइंडिंग पे। बाइंडिंग Hb की O2 से, Hb का O2 से जो बाइंडिंग होती है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इस चीज़ को। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ऑब्वियस ही बात है, और ये मेन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H+ कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर, ठीक है, ये 4 फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की बात करते हैं, ये जो परसेंटेज सैचुरेशन है ऑफ Hb विद O2, ये y एक्सिस पे जाता है, और ये PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ये x एक्सिस पे जाता है, और इन्हीं दोनों के बीच में कर्व बनता है, और इस कर्व की जो शेप होती है वो सिग्मॉइड होती है, और इट इज़ वेरी यूजफुल इन स्टडिंग बाइंडिंग फैक्टर्स ऑफ O2, वेरी यूजफुल, ठीक है, बाइंडिंग फैक्टर्स के लिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि एल्वियोलाई और टिश्यूज़ में किसका लेवल कैसा रहता है, ज़्यादा कम कैसा रहता है। एल्वियोलाई में एयर PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज़्यादा रहेगा, टिश्यूज़ में कम रहेगा। CO2 का कम एल्वियोलाई में कम रहेगा, टिश्यूज़ में ज़्यादा रहेगा, क्योंकि टिश्यू में ही प्रोडक्शन हो रहा है तो टिश्यू में ज़्यादा ही रहेगा। H+ कॉन्सेंट्रेशन भी यहाँ कम रहेगा, और टेम्परेचर भी यहाँ पे कम रहेगा। H+ कॉन्सेंट्रेशन क्यों, क्योंकि ये CO2 पे डिपेंडेंट है, CO2 कम है तो H+ कॉन्सेंट्रेशन भी कम होगा, और टेम्परेचर भी कम होगा, क्यों, क्योंकि टिश्यूज़ में से कम टेम्परेचर ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, क्योंकि कैटाबॉलिज्म यही हो रहा है, एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है, तो टेम्परेचर भी तो यहीं पे होगा। तो यहीं पे तो ये जो चीज़ें हैं CO2, H+ और टेम्परेचर, ये सारी इकट्ठे चल रही हैं, और O2 अलग चल रहा है, इस तरह से याद रखना है, ठीक है। तो जो फेवरेबल है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए, फेवरेबल ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, ये वाली कंडीशंस एल्वियोलाई में, और यहाँ पे O2 का डिसोसिएशन हो जाता है टिश्यूज़ में, O2 का HbO2 जब यहाँ पे जब हीमोग्लोबिन O2 लेकर आता है तो यहीं पे इसी वजह से O2 टूट जाता है, O2 सीधा टिश्यूज़ के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो O2 बाउंड टू Hb लंग सरफेस पे, और डिसोसिएशन कहाँ पे होता है, टिश्यूज़ में। तो नॉर्मली 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कितना डिलीवर करते हैं, 5 ml ऑफ O2 इज डिलीवर्ड, ठीक है। अब CO2 की बात करते हैं, HbCO2 कार्बामीनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं, और बाइंडिंग इसकी, इसमें NCERT में लाइन लिखी है कि रिलेटेड टू, बाइंडिंग जो है वो रिलेटेड टू PCO2, लेकिन मेजर फैक्टर अफेक्टिंग बाइंडिंग ये है PO2 हर जगह मेन है इधर, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस प्रेजेंट होता है, आरबीसी में बहुत ज़्यादा होता है, प्लाज्मा में उतना ही कम होता है। CO2 + H2O, ये यहाँ पे ये एल्वियोलाई में होगा कहानी, PCO2 क्योंकि कम होगा, पार्शियल प्रेशर कम होगा, तो ये इजीली ब्लड से रिमूव कर देता है, इसको हो जाता है, जबकि यहाँ पे ये ब्लड में बाइकार्बोनेट आयंस रहेंगे,
PCO2 इंक्रीज होगा क्योंकि कैटाबॉलिज्म हो रहा है और CO2 डिफ्यूज़ हो जाएगी ब्लड में, ठीक है, और वहीं पे ये बाउंड हो जाएगा, चाहे RBC से बाउंड हो चाहे प्लाज्मा से बाउंड हो। और ये H2CO3 है, CO2 इज ट्रैप्ड एज बाइकार्बोनेट एट टिश्यू लेवल पे, इस तरह से होता है। तो 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब पहले हमने पढ़ा था कि 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना करता है 5 ml, और यहाँ पे 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना करता है 4 ml। CO2 सिर्फ 4 ml है, ठीक है। अब आते हैं रेगुलेशन पे। रेगुलेशन, न्यूरल रेगुलेशन मेनली बता रखा है, सिर्फ न्यूरल रेगुलेशन बता रखा है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, वेरी इंपॉर्टेंट, RRC इसमें लिख रखा है मैंने, क्योंकि RRC जो न्यूमोनिक बोल लो उसका फुल फॉर्म स्टैंडर्ड नहीं है, जस्ट फॉर कन्वीनियंस लिख रखा है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ये स्पेशलाइज सेंटर है, कहाँ पे, मेड्यूला में है, और प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल कौन है प्राइमरीली, ये है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। फाइन, न्यूमोटैक्सिक सेंटर भी प्रेजेंट होता है, ये होता है पोन्स में। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मेड्यूला में था, ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर पोन्स में है, और ये मॉडरेट करता है RRC के फंक्शन को, मीन्स ये इसके फंक्शंस कंट्रोल करता है, ठीक है। अब कभी भी होता है यहाँ से न्यूरल सिग्नल्स मिलते हैं तो ये इंस्पिरेशन का जो ड्यूरेशन है वो कम कर देता है और रेस्पिरेटरी रेट को ऑल्टर कर देता है। क्यों करता है, यहाँ पे इसका आंसर कह सकते हैं कीमोसेंसिटिव एरिया। कीमोसेंसिटिव एरिया मीन्स जो केमिकल के टुवर्ड्स सेंसिटिव है, और ये एडजेसेंट है किसके, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के एडजेसेंट रहता है, और हाईली सेंसिटिव टू CO2 और H+। ये इंपॉर्टेंट है कि किन केमिकल्स के टुवर्ड्स ये सेंसिटिव है, CO2 और H+। इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई तो ये सेंटर एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद जो सिग्नल है RRC के पास जाता है, मीन्स रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास जाता है, और नेसेसरी एडजस्टमेंट्स होते हैं रेस्पिरेटरी प्रोसेस में, तो ये एलिमिनेट हो जाते हैं CO2, क्योंकि ज़्यादा हो रहे हैं ना, ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तभी तो ये कैच कर पा रहे हैं कीमोसेंसिटिव एरिया। अब ये ज़्यादा हो रहे हैं तो इसका मतलब इनको निकालना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। CO2 ज़्यादा हो रहा है, H+ ज़्यादा हो रहा है, तो इनको निकालना इंपॉर्टेंट है, तो उसके रेस्पिरेटरी जो रेट है वो चेंज हो जाता है ताकि ये अच्छे से एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। तो अब आयोटिक आर्च और जो कैरोटिड आर्टरी है, ये दोनों इनके नाम याद रखने हैं। क्यों, क्योंकि यही रिसेप्टर, इसमें यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं जो चेंज इन CO2 और H+ कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट करते हैं। यहाँ पे ये कीमोसेंसिटिव एरिया एक अलग से बता रखा था, लेकिन यहाँ पे भी कीमोसेंसिटिव एरिया है, ठीक है, इन दोनों में भी, कैरोटिड आर्टरी और आयोटिक आर्ट में, ठीक है। अब ये यहाँ पे ये नेसेसरी सिग्नल्स है, ये भी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को ही देते हैं। तो मतलब जो मेन है वो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, सब उसको ही जाके बताते हैं, ठीक है, मॉनिटर है वो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। यहाँ पे हमने CO2 का रोल देखा जो रेगुलेशन में रेस्पिरेटरी रेट के, लेकिन O2 का जो रोल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। इसका O2 का कोई रोल नहीं होता, रेगुलेशन में कोई रोल नहीं है O2 का, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है डिसऑर्डर्स में एज़मा की बात कर रखी है। एज़मा की बात में हमने क्या बता रखा है कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होती है, सबको पता है, वीजिंग होती है, और इन्फ्लेमेशन किन दोनों चीज़ों का होता है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का इन्फ्लेमेशन होता है, दो चीज़ों का इन्फ्लेमेशन होता है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। आ सकता है क्वेश्चन ऐसे कि इन एज़मा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्फ्लेम्ड करके कौन सी चीज़ इन्फ्लेम हो रखी है। आ सकता है ब्रोंकाई ओनली, या ब्रोंकाई प्लस ब्रोंक्यूल्स, या ब्रोंक्यूल्स ओनली, या एल्वियोलाई। तो अकॉर्डिंगली आपको आंसर देना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोंकाई प्लस ब्रोंक्यूल्स, तो ये इसका आंसर है। एम्फाइसीमा क्रॉनिक है, वॉल डैमेज होती है, एल्वियोलर वॉल यहाँ पे डैमेज होती है, तो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो डिक्रीज हो जाएगा, विच इज़ क्वाइट ऑब्वियस, क्योंकि रेस्पिरेशन तो यही हो रहा था। रेस्पिरेटरी पार्ट अगर याद रखो, एक्सचेंज पार्ट हमने किसको बोला था, एल्वियोलाई को। अब इसकी वॉल ही डैमेज हो गई तो डिफ्यूजन नहीं होगा ढंग से, तो कोई प्रोसेस नहीं हो पाएगा अच्छे से। इसका मेजर कॉज क्या है, स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, जो कोई भी पर्सन जो ऑक्यूपेशन करता है उसके जो एटमॉस्फेयर, जो उसका एनवायरनमेंट है ऑक्यूपेशनल स्पेस का,
उसकी वजह से अगर कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है तो उसको ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में काउंट करते हैं। और यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में जो भी ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज़ बेसिकली, क्योंकि वो उससे बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स में मतलब बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स निकलते हैं, ठीक है। कभी आपने स्टोन को कट करते हुए देखा होगा तो बहुत ही पार्टिकल्स निकलते हैं और उसकी स्मेल बहुत ऑब्नॉक्शियस होती है। तो वो जाके डस्ट, तो यही बात यहाँ पे बता रखी है कि डस्ट प्रोड्यूस होती है, जो डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का वो कोप अप नहीं कर पाता, और बहुत ही ज़्यादा एक्सपोजर होता है, लॉन्ग एक्सपोजर की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। और कोई भी फॉरेन बॉडी आती है, अब ये हमेशा ध्यान रखना, कोई भी फॉरेन बॉडी आती है और या कोई भी इन्फेक्शन होता है तो इन्फ्लेमेशन होता ही है। इन्फ्लेमेशन होगा तो इसके मतलब कि इन्फ्लेमेशन मतलब कि वो उसकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। जब हीलिंग स्टार्ट होती है तो फाइब्रोसिस हो जाता है। डस्ट की वजह से इन्फ्लेमेशन हुई, और जब उस पर्टिकुलर लंग के पार्ट की जब हीलिंग होती है तो जो वहाँ पे जो टिश्यूज़ होती हैं, टिश्यूज़ का नेचर चेंज हो जाता है, क्योंकि लंग्स में तो यू नीड इलास्टिक टिश्यू जो बिल्कुल एक्सपैंड कर दे, बट यहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाती है। फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन होता है जो एक्सपैंड नहीं करती, ठीक है। तो इस वजह से जब लंग्स जब अच्छे से उन एक्सपेंशन नहीं होगा, जो बिल्कुल ब्रीदिंग है वो प्रोसेस अच्छे से नहीं होगी तो इम्पेयर्ड हो जाती है वो ब्रीदिंग। तो इसलिए सीरियस लंग डैमेज होता है इसकी वजह से। और इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए? वियर प्रोटेक्टिव मास्क, यही करना चाहिए। इसकी समरी भी यूजुअली हमें समरी भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि कई पॉइंट्स टेक्स्ट में नहीं दे रखे होते बट समरी में दे रखे होते हैं। बट इस केस में, इस चैप्टर में समरी में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो टेक्स्ट में नहीं दे रखा है, इसलिए यहाँ पे मैंने आगे इंक्लूड नहीं कर रखा है। तो इसके बाद आप इसको पढ़ के आप या तो अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ, या तो जो नोट्स हैं आप परचेज़ कर सकते हो, हार्डली 12 रुपीज़ के नोट्स हैं। और तो फिर और उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ना है, और एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो आपको रियलाइज़ होगा कि इसके बाद आप जब की पॉइंट्स आप पढ़ चुके होगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपने तो पूरा ही चैप्टर कर दिया। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने पूरे के पूरे 9 पेजेस आपने कवर कर लिए हैं, विच इज़ डन फॉर टुडे। ओके गाइज, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।